बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है और ये 1 दिसंबर को ही डॉन में पब्लिश हुआ है ट्यूटोरियल है ये कि पाकिस्तान के अंदर एड्स फैलता जा रहा है और बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान उन 11 कंट्रीज़ के अंदर है जो जिनमें एड्स सबसे ज़्यादा है। तो इस एडिटोरियल के अंदर क्या लिखा गया है कि 2 दफ़ा आउटब्रेक हो चुका है एड्स का 1 साल के अंदर। उसके अलावा पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके अंदर कुछ इंटरनल रिफ्ट्स की वजह से वहाँ के सीनियर ऑफिशल्स ने रिज़ाइन दे दिया और वो प्रोग्राम इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए हैं और कुछ कॉजेज़ के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोशल टैबूज़ हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अनसेफ सेक्शुअल एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, सिरिंजेस का रीयूज़ होता है, शेयरिंग ऑफ नीडल्स बाय ड्रग यूज़र है और इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स एंड कंटामिनेटेड सर्जिकल एंड डायलिसिस इक्विपमेंट्स हैं। और उसके बाद ये बताया गया कि किन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है ये ड्रग यूज़र्स में, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में, प्रिजनर्स में और माइग्रेंट वर्कर्स में। और फिर उसके बाद ये बताया गया है कि इस दफ़ा वर्ल्ड एड्स डे में क्या उनका थीम था, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। ये इस दफ़ा के वर्ल्ड एड्स डे का थीम था। और लास्ट में ये कहा है कि टुडे शुड बी मोमेंट ऑफ रेकनिंग ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स who not only need to come up with an overall of healthcare system but must also work to eliminate social taboos surrounding disease such as HIV AIDS। HIV और एड्स है क्या? HIV वायरस है जिससे एक बीमारी होती है जिसको एड्स कह देते हैं। कोई बंदा अगर HIV पॉजिटिव है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको एड्स भी है। वो सिर्फ वायरस का एक करियर हो सकता है और वो वायरस उसके अंदर सारी ज़िंदगी हो सकता है विदाउट कॉजिंग द डिज़ीज़। अगर कोई बंदा HIV पॉजिटिव है तो उसको कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो शायद उसको सारी ज़िंदगी लेनी पड़े ताकि वो उसके अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर दे और उसके अंदर एड्स की बीमारी ना हो। लेकिन HIV पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि उस बंदे को एड्स भी है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ये सोशल टैबूज़ हैं कि अगर आप एड्स वाले बंदे से हाथ मिलाएंगे या उसके साथ खाना खाएंगे तो आपको भी एड्स हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके 2 रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, सेक्सुअल या फिर ब्लड कांटेक्ट। कम्युनिटीज़ का क्या रोल है? कि यहाँ से ही आता है कि हमने एज ए कम्युनिटी किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कम्युनिटीज़ आपस में किस तरह इकट्ठे चल के एक चीज़ को कम्बैट करने में हेल्प कर सकती हैं एक दूसरे को, बजाय इसके कि इस तरह की डिज़ीज़ अगर किसी बंदे के अंदर है उसको सोशली ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाए, उसके घर जाना छोड़ दिया जाए। उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हिम्मत के साथ अपनी इस डिज़ीज़ के साथ जंग लड़ सके। जो पॉपुलर नैरेटिव है उसके मुताबिक तो ड्रग यूज़र्स, मेल या फ़ीमेल, ट्रांसजेंडर, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स और प्रिजनर्स के अंदर होता है ये ज़्यादा। लेकिन जो रीसेंट केसेस हुए हैं रत्तो डेरो में, मई के अंदर रिपोर्ट हुए हैं सिंध में, उसमें ये बताया गया है कि वहाँ बच्चों के अंदर HIV वायरस पाया गया है। और जब इसकी थोड़ी तहकीक की तो ये पता चला कि जिस डॉक्टर के पास, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट था वहाँ पे बहुत फेमस था, उसके पास बच्चे जाते थे ज़्यादातर लोगों के, वहाँ से वो स्प्रेड हो रहा था। और वो बंदा ख़ुद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था वो भी कैरियर था, HIV पॉजिटिव था वो। तो बच्चों के अंदर स्प्रेड होने की क्या रीज़न हो सकती है? इसका मतलब है कि अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, जो सिरिंजेस हैं या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो स्टरलाइज नहीं हैं। अगर कोई डेंटिस्ट है और कोई बंदा उसके पास जाता है और उसके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी भी डिज़ीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं जो ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है, जैसे हेपेटाइटिस है और जैसे HIV है। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी सैलून में जा रहा है और वहाँ पे कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं तो वो भी इन चीज़ों को स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ केसेस इस तरह के भी रिपोर्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं कहीं और, कि कुछ लोग जो सैलून में गए वहाँ पे उन्होंने मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाया और उसके बाद उनके वो HIV पॉजिटिव थे।
तो ये चीज़ें सारी किस तरह से स्टरलाइज़ होनी चाहिए और इनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इनके बारे में, सब चीज़ों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सोशल टैबूज़ जो हैं इस बारे में कि किसी से हाथ मिलाने से आपको ये वाली डिज़ीज़ हो जाएगी, ये चीज़ें ख़त्म हों और जो रियल कॉजेज़ हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। फिर ये कि पिछले साल 2018 में सरगोदा के करीब एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारे एचआईवी के केसेस रिपोर्ट हुए थे और उनका भी यही था कि अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से, जैसे जिन्हें हम अताई डॉक्टर भी कह सकते हैं, वो एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ करते थे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव थे। तो social taboos, unqualified doctors, unsafe sexual and medical practices, including reuse of syringes, sharing of needles by drug users, and inadequate screening of blood donors. Inadequate screening of blood donors किस तरह से है कि जब कोई बंदा ब्लड डोनेट कर रहा हो तो उसका हेपेटाइटिस का, उसका एचआईवी का और जितनी भी इस तरह की डिजीज़ हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो किसी और बंदे को लगाने के लिए ब्लड सूटेबल है या नहीं है। हमारी सोसाइटी में अगर किसी बंदे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बताता ही नहीं है, या वो ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं जाता कि जब लोगों को पता चलेगा और वो मुझसे कॉर्नर कर देंगे बिल्कुल। तो इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और यही इस साल एड्स डे का थीम था कि कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। और इसमें एक रोल हेल्थ केयर सिस्टम का भी है। हेल्थ केयर सिस्टम उसी वक्त सही होगा जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, जब उसका बजट ज़्यादा होगा। जब किसी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम होगा तो ही वो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी बहुत रोल प्ले करती है कम्युनिटीज़ के अंदर, क्योंकि जब कम्युनिटीज़ को ये पता होगा कि ये कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है और वो उसको एजेंडा बनाएं तो ही वो पॉलिटिकल एजेंडा भी बनेगा और तो ही उसके ऊपर काम भी होगा। अब हम ये देखते हैं कि वेरियस कम्युनिटीज़ होती कौन सी हैं। जैसे पीयर एजुकेटर्स हैं, जैसे ड्रग यूज़र्स हैं, जैसे नेटवर्क ऑफ द पीपल है विद जो एचआईवी वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, और काउंसलर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या डोर टू डोर केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ये सब डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ हैं। जब ये सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करेंगी, इनकी मोबिलाइजेशन होगी, तो हम अफेक्टिवली इन चीज़ों को एड्रेस कर सकेंगे। तो हम लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि अगर कोई डिज़ीज़ है, अगर किसी बंदे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो बजाय इसके कि डिज़ीज़ बर्डन में इजाफ़ा हो, हमें प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। जब कम्युनिटीज़ इस चीज़ को समझेंगी कि ये इम्पॉर्टेंट है और उनको इकट्ठे होकर इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, तो वो अपने लीडर्स के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि वो इसको एजेंडा बनाएं और इसके ऊपर काम करेंगे। और जब वो इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे तो वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, और डिसीजन मेकर्स जो हैं और जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, देन दे वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। अभी जैसे इस केस में ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, who not only need to come up with an overhaul of the healthcare system but must also work to eliminate social taboo surrounding disease and HIV। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बारे में लिखा गया है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये कि वो लोगों को एजुकेट करें, उनकी काउंसलिंग करें और इफ़ेक्टिव चेंजेस लेकर आएँ हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, ताकि इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। ये सारी चीज़ें जब हेल्थ केयर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर काम करेंगे तो ही एड्रेस हो सकती हैं। और सोशल टैबूज़ को भी वो ही एड्रेस कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको, उसके घर वालों को क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्या सेफ़ प्रैक्टिसेस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करे। और इसके अलावा वो एक प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट भी रखे कि अगर कोई पेशेंट उसके पास जा रहा है तो वो उसकी चीज़ों को प्राइवेट रखे, अपने तक रखे उन मैटर्स को। फिर ये कि कम्युनिटी
फार्मेसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट्स की काउंसलिंग हो कि अगर कोई पेशेंट अपनी प्रेस्क्रिप्शन लेके कहीं जाता है, किसी फार्मेसी पे जाता है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हो और वो उसको काउंसल करे, ताकि ये सोशल टैबूज़ जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो सकें। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या लैब्स हैं, या फिर इवन सलोन्स हैं, इन सब जगहों की रजिस्ट्रेशन हो और उनकी इंस्पेक्शन होती रहे टाइम टू टाइम, तो टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो सारी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं। और फिर वेस्ट डिस्पोज़ल का प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये एक वही इंसान बता सकता है जो बीमार हो। आप जितने भी अमीर हो जाएं, आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाएं, लेकिन फिर भी आप पैसे दे के किसी को अपनी बीमारी नहीं बेच सकते हैं। जो बीमारी है किसी की, वो उसी इंसान की बीमारी है, और जो सेहत है वो उसी इंसान की सेहत है। ये एक्सचेंज नहीं हो सकती चीज़ें। इसीलिए ना तो हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और ना ही ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज्ड हों। अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो इन चीज़ों, जो अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसकी फौरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी उसकी पनिशमेंट हो उसको देनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ओल्ड एज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ओल्डर सिटीजन्स को, ओल्ड एज पॉपुलेशन को। उसकी वजह ये होती है कि वो हेल्दी रहें, वो एक्टिव रहें, उनके रेगुलरली टेस्ट्स होते हैं कैंसर के और इस तरह की सारी चीज़ों के, और उससे उनका जो बाकी का बजट है वो बहुत कंट्रोल हो गया है। क्योंकि जब आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका मेडिसिन का यूजेज कम हो जाएगा। हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.